आप सभी का गैमेट की कक्षा में स्वागत है। हम लोग वर्ष 2010 में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2010 में आए हुए प्रश्नों के प्रथम भाग और द्वितीय भाग का हमने अध्ययन कर लिया। आज हम वर्ष 2010 के प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 41 से। प्रश्न संख्या 41 है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है। 1 अनुच्छेद 48, 2 अनुच्छेद 48 का, 3 अनुच्छेद 47 और 4 अनुच्छेद 47 का। इसमें जो उत्तर सही है वह है अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ही पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। यह अनुच्छेद 48 जो है यह नीति निदेशक तत्व है। क्या है? नीति निदेशक तत्व। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में नीति निदेशक तत्वों की बात कही गई है और 48 का उसी के अंतर्गत एक है। इसमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 42 है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। 1 है अनुच्छेद 324, 2 है अनुच्छेद 325, 3 है अनुच्छेद 326 और 4 है अनुच्छेद 327। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार की बात कही गई है और जो भारत में वयस्क मताधिकार की आयु है यह है 18 वर्ष। भारत में जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेता है उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। विश्व के अन्य देशों में संविधान लागू होने के बाद मताधिकार दिए गए। कुछ देशों में स्त्रियों को काफ़ी बाद में मताधिकार का अधिकार दिया गया, लेकिन भारत में संविधान लागू होने के साथ ही सार्वजनीन वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया। प्रश्न संख्या 43 है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें अपने पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं 1 प्रत्याहान, 2 परिपरीक्षा, 3 जनमत संग्रह और 4 उपक्रम। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कह रहा है। किसका बात कर रहा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के सामान्य रूप से हमारे सामने 2 प्रकार आते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जो है जनता विधि निर्माण का काम, क्या? विधि यानी कानून निर्माण का काम स्वयं करती है
और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता कानूनों का निर्माण अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। अब इसमें जो विकल्प 4 दिए गए हैं, इसमें जो उत्तर होगा प्रत्याहान, विकल्प संख्या 1 इसमें सही है। प्रत्याहान को जो है रिकॉल भी कहा जाता है। रिकॉल का तात्पर्य है कि दोबारा बुला लेना। यदि जनता को लगता है कि प्रतिनिधियों के कार्य जो हैं वह संतोषजनक नहीं हैं, तो वह प्रतिनिधियों को बुला करके उनके स्थान पर दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव कर देती है। हमने बताया कि लोकतंत्र 2 तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा जो होता है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली है विश्व में अब कहीं नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य रूप से 5 साधन अपनाए जाते हैं। पहला है आरंभक, जिसको उपक्रम भी कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में इनिशिएटिव कहा जाता है। दूसरा है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह को प्लेबिसाइट कहा जाता है। तीसरा है लोक निर्णय, इसको रेफरेंडम कहा जाता है। और चौथा है प्रत्याहान, इसे रिकॉल। तथा 5वां जो है वो आरंभिक सभा या लैंड्सगेमाइंडे इसको कहा जाता है। अब इसको विस्तार से देखिए, इनिशिएटिव या आरंभक क्या है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक ऐसी विधि है जिसमें जनता की एक निश्चित संख्या विधायिका से कानूनों के निर्माण की मांग करती है। इसे इनिशिएटिव या आरंभक कहा जाता है। दूसरा है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट की जो प्रणाली है, कोई प्रश्न, कोई मुद्दा हो, विधायिका उस मुद्दे पर, उस प्रश्न पर कानून बनाने से पूर्व जनता की राय लेती है। इस प्रक्रिया को जो है प्लेबिसाइट कहा जाता है। तथा रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या है कि रेफरेंडम के अंतर्गत किसी प्रश्न या मुद्दे पर कानून बनाकर जनता का मत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाना रेफरेंडम है। इस रेफरेंडम को जनता स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। रिकॉल, रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है, यदि जनता अपने प्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं होती है तो समय से पहले जनता के पास उन्हें बुलाने का जो अधिकार होता है उसे रिकॉल कहते हैं। 5वां है लैंड्सगेमाइंड। स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था है कुछ कैंटनों में कि यह जो लैंडगेमाइंड होती है यह जनता की एक सभा होती है। इसमें जो लोग 22 वर्ष की आयु को प्राप्त कर सके हैं वे अपने लिए कानूनों के निर्माण का कार्य करते हैं तथा इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष होती है। प्रश्न संख्या 44 है कि संविदावादी ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता, सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। यहाँ पर संविदावादी शब्द का प्रयोग किया गया है। संविदा का एक अर्थ होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें दिया गया हॉब्स, लॉक, रूसो और हेनरी मेन। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा लॉक।
अपना सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रस्तुत करने से पूर्व लॉक ने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। ये जो प्राकृतिक अवस्था है यह शांति और सद्भावनापूर्ण और विवेक की अवस्था है। मानव स्वभाव का जो वर्णन लॉक करता है वह मानव के अच्छाई में विश्वास करता है और मनुष्य को एक विवेकशील विवेकशील कर्ता मानता है। तो इस तरह से इसमें जो उत्तर सही है वह है लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति और सद्भावना का किया है। प्रश्न संख्या 45 है कि मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा किसने किया था? मैं जेम्स प्रथम, लुई 14वां, रॉबर्ट फिल्मर और पोप प्रथम। तो इसमें फ्रांस का शासक जो लुई 14वां था उसने ही कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। यहाँ पर रॉबर्ट फिल्मर हैं। रॉबर्ट फिल्मर की एक पुस्तक है पैट्रियार्का। यह पुस्तक परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें रॉबर्ट फिल्मर ने समझौता सिद्धांत की बात कही है। आगे बढ़ते हैं। मैं ही राज्य हूँ ऐसा फ्रांस का शासक लुई 14वां कहता था। प्रश्न संख्या 46 है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन किसका है? राजनीति के बिना इतिहास कैसा है? बिना फल के है। किसका? बिना फल के यानी निष्फल है। निर्मूल बिना मूल यानी बिना जड़ के है, बिना जड़ के। तो इस प्रश्न में राजनीति और इतिहास के संबंध के संदर्भ में पूछा है कि निम्न में से यह कथन किसका है? पहला सेबाइन, दूसरा सीले, तीसरा बार्कर और चौथा वेपर। तो यह जो उत्तर सही है सीले यह कहता है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। प्रश्न संख्या 47 है कि मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 1 4 अंग, 2 7 अंग, 3 5 अंग और 4 12 अंग। तो यहाँ पर मनुस्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। राज्य के 7 अंग हैं ऐसा मनु तो मानता ही है। मनु के साथ साथ कौटिल्य ने भी, किसने? कौटिल्य ने भी 7 अंगों की बात राज्य की है, जिसको कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत, क्या? सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के जो 7 अंग होते हैं इनकी तुलना मनुष्य के शरीर से जो 7 अंग हैं उनसे की गई है। तो आप आगे व्याख्या देखिए। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। पहला जो अंग है वह है स्वामी। यह जो स्वामी है यह किसके समान है? सिर के समान है। दूसरा है अमात्य। अमात्य को मंत्री कहा जाता है और यह जो है आँखों के समान है। तीसरा जो है यह मित्र है और यह कान की तरह है। तथा कोष जो है यह किसकी तरह है? पेट के समान है।
सेना, सेना जो है वह मन और मस्तिष्क के समान है। राष्ट्र जो है वह बाहें, बाहें के समान है, तथा आप देखिए पुर जो है यह जंघाएं के समान है। तो यहाँ पर कौटिल्य ने जो है मनु से थोड़ा सा डिफर किया है अपने को। जहाँ कौटिल्य जो है मित्र, मित्र कौन है यहाँ पर आप देखिए, मित्र मानता है मनु, और इस मित्र को कौटिल्य जो है वह सुहृदय मानता है। सेना जो है मनु का कौटिल्य का दंड है, और राष्ट्र को कौटिल्य क्या मानता है, जनपद मानता है, तथा पुर को दुर्ग कहा है। बातें वही हैं, केवल नाम का अंतर है। प्रश्न संख्या 48 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, द हेग में, सैन फ्रांसिस्को में। हेग जो है वह कहाँ है, नीदरलैंड में। कहाँ, नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड के पीस पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो होते हैं 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। और ये जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्ष होता है। आपने इन तथ्यों को देखा। प्रश्न संख्या 49 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अंग है सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य हैं जो अस्थायी हैं। पहला है अमेरिका, आप देखिए। दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और 5वां है फ्रांस। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है मुख्य रूप से 5 ये अस्थायी सदस्य हैं। ये अस्थायी सदस्य जो हैं इन्हीं को वीटो की शक्ति प्राप्त है। वीटो की शक्ति ऐसी शक्ति है जो किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, चीन, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन। तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य अस्थायी हैं उन्हीं को वीटो शक्ति प्राप्त है। इसमें जर्मनी जो है यह अस्थायी सदस्य नहीं है। इसमें उत्तर यही होगा। यद्यपि सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं सदस्यों की संख्या सब 15 होती है, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के में जर्मनी को जो है निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 50 पर हम आते हैं कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा संघ लोक सेवा आयोग, तीसरा
राष्ट्रपति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वह तीसरा सही होगा, ये सही है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 51 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? एक है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दो है बी.एन. राव, और तीन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और चार है मेहर चंद। तो इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं यही स्वतंत्र भारत के नेहरू मंत्रिमंडल के प्रथम कानून मंत्री थे। अंबेडकर का जन्म जो है आप जानिए कि मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अंबेडकर जो है अछूत महाराष्ट्र में मानी जाने वाली एक जात थी महार। इस जाति से ये पैदा हुए थे और अंबेडकर ये संविधान के प्रारूप समिति, किसमें? प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये बनाए गए। इन्होंने संविधान का निर्माण किया तथा इन्होंने दलित के उद्धार और चेतना के लिए पर्याप्त काम किया। महाराष्ट्र में महार आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। महार आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिससे सार्वजनिक स्थानों से अछूत जातियों को पानी भरने से मना कर दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भी किया। भारत के प्रथम विधि मंत्री आप जान गए होंगे कि भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न संख्या 52 है, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? एक कम्युनिस्ट पार्टी, दो कांग्रेस पार्टी, तीन कांग्रेस समाजवादी पार्टी, चार मुस्लिम लीग। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जो भारत में स्वतंत्रता के दिनों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर कब? 1906 में। इसका गठन कहाँ हुआ? ढाका में। 1906 में ढाका में जो है इसकी नींव पड़ी। ढाका के नवाब समी मुल्ला, कौन? समी मुल्ला ने एक राजनीतिक दल गठित करने का प्रस्ताव रखा और मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक दल का गठन हुआ। और इस मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे कौन? आगा खां। प्रश्न संख्या 53 है। प्रश्न संख्या 53, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे जोसेफ बैप्टिस्टा, कौन? जोसेफ बैप्टिस्टा ने जो है लिखा था और तिलक ने इसे प्रचारित किया था।
तिलक का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जिला है रत्नगिरी। कौन सा है? रत्नगिरी। इस रत्नगिरी जिले के चिखली नामक गांव में, कहाँ? चिखली नामक गांव में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। तिलक और क्यों प्रसिद्ध हैं? इन्होंने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए गणेश उत्सव, क्या? गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाया। इस तरह से आपने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ और बातों को जाना। अब प्रश्न संख्या 54 है कि समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाला था 1 रॉबर्ट ओवन, 2 मार्क्स, 3 एंजल्स, 4 सेंट साइमन। तो इसमें जो समाजवाद शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था वह था रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद जो विचारधारा है, इस समाजवाद विचारधारा के आप 2 भाग देखते हैं। पहला जो विचारधारा है वह है काल्पनिक समाजवाद। क्या है? काल्पनिक समाजवाद। दूसरा जो इसका भाग है वह है वैज्ञानिक समाजवाद। और इसकी एक तीसरी भी धारा है जिसे विकासवादी समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद जो विचारधारा है यह मूल रूप से समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा है। जो काल्पनिक समाजवाद है, यह काल्पनिक समाजवाद पूंजीवाद की बुराइयों को तो देखा, उसके जो निदान के उपाय रहे हैं उसके संदर्भ में भी इन्होंने विचार किया, किंतु वैज्ञानिक तरीके से इन लोगों ने विश्लेषण नहीं किया। दूसरा जो इसकी धारा है वैज्ञानिक समाजवाद, जिसमें कार्ल मार्क्स, एंजल्स आदि आते हैं, इन्होंने जो है पहली बार जो है समाजवाद का वैज्ञानिक अध्ययन किया। मजदूरों के दुखों के न केवल कारणों का पता लगाया बल्कि उसका व्यापक विश्लेषण किया और उससे निदान का उपाय बताया। जो वैज्ञानिक समाजवाद है यह एक क्रांतिकारी विचारधारा है। इसकी एक धारा जो विकासवादी समाजवाद है, यह मजदूरों के हितों की तो बात करती है, परिवर्तन की भी बात करती है, लेकिन यह परिवर्तन या संवैधानिक साधनों से करना चाहती है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और रॉबर्ट ओवेन ने यह शब्द 1927 में अपनी पुस्तक या पत्रिका नाइट कोऑपरेटिव में किया था। प्रश्न संख्या 55 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 1 5, 2 7, 3 10, 4 15
तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वह सुरक्षा परिषद में कितनी है? 10 है। तो यहाँ जो उत्तर सही होगा वह होगा 10। प्रश्न संख्या 56 है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 संसद, 4 इनमें से कोई नहीं। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। इसमें जो उत्तर सही होगा वह 1 सही होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तव में लोकसभा यानी चुनी हुई विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 57 है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 1 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 3 लोकसभा अध्यक्ष, 4 इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल किसी राज्य का नियुक्त करता है जो नंबर 1 भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। नंबर 2 जो इसकी योग्यता है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो उस व्यक्ति को मंत्रि परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। आप देखिए कि भारत में 2 तरीके के जो है राज्य हैं। एक राज्य है और दूसरा जो है केंद्र शासित राज्य है। अब यहाँ देखिए जो राज्य हैं इनके जो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं वे राज्यपाल होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल कहा जाता है तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक कहा जाता है। आप यहाँ देखिए कि जैसे आपका लक्षद्वीप हुआ, चंडीगढ़ हुआ, दादर नागर हवेली, यहाँ के उपराज्यपालों को प्रशासक कहा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ऐसा आपने जाना। प्रश्न संख्या कि भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 1 25वां, 2 26वां, 3 27वां और 4 इनमें से कोई नहीं। तो यह संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया 26वां। भारत में कुल 565 से अधिक देशी रियासतें थी। कैसी रियासतें? देशी रियासतें। इन देशी रियासतों के जो है राजा होते थे। पटेल ने राष्ट्र के एकीकरण का जब कार्य किया तो इन 565 देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया गया और इनके लिए एक निश्चित राशि तय की गई, वह प्रीवी पर्स कहलाई और इस प्रीवी पर्स को इंदिरा सरकार ने 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया। अब प्रश्न संख्या 59 है,
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1, 3, 2, 4, 3, 5 और 4, 6। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा 5। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होता है उसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। और इस राज्य सभा का जो सभापति होता है इसका चुनाव जो होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? 42वां संवैधानिक संशोधन जो आया वह 1976 में आया। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इंदिरा सरकार ने प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े। वे शब्द कौन थे, यही इस सवाल में पूछ रहा है। पहला है स्वतंत्रता और न्याय, दूसरा है समानता और भ्रातृत्व, तीसरा है समानता और न्याय, चौथा है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। इसमें चौथा जो है विकल्प वही सही है। 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता शब्द जोड़े गए। आगे चलते हैं। आपने देखा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न संख्या 61 है कि गांधी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है 1, बुराई के सम्मुख समर्पण करना, 2, हिंसा से भयभीत होना, 3, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना। इनमें से सभी, तो इसमें जो तीसरा उत्तर है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना। गांधी के अनुसार अहिंसा का तात्पर्य आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर बुराई का विरोध करना है। प्रश्न संख्या 62 है, सामाजिक संविदा सिद्धांत का लेखक था? 1, रूसो, 2, बोदा, 3, गार्नर, 4, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ जो पूछ रहा है यह सामाजिक संविदा पुस्तक पूछ रहा है। यह सामाजिक संविदा जो है यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा था किसने? रूसो ने। इसमें विकल्प संख्या 1 रूसो है। रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व जो है मानव स्वभाव का चित्रण किया। मानव स्वभाव के बाद उसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। प्राकृतिक अवस्था के बाद उसने सामाजिक समझौते की बात की और सामाजिक समझौते के फलस्वरूप सामान्य इच्छा की बात की। और यह जो सामान्य इच्छा है यह परार्थमय इच्छाओं का योग है, यानी सामान्य हित की सामान्य चिंता। प्रश्न संख्या 63 है, नाजीवाद का जनक था? 1, इंदिरा गांधी, 2, मुसोलिनी, 3, हिटलर, 4, लेनिन। तो इसमें नाजीवाद का जो जनक था वह था हिटलर। हिटलर
कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। हिटलर की जो विचारधारा थी वह कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा थी। हिटलर नस्लवाद में विश्वास करता था। यह जो हिटलर की विचारधारा थी यह सर्वाधिकारवादी विचारधारा। हिटलर की विचारधारा जो नाजीवाद थी यह लोकतंत्र और साम्यवाद विरोधी विचारधारा थी। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न संख्या 63 में 3 हिटलर सही होगा। आप देखिए, जो हिटलर की नाजीवादी विचारधारा थी यह नस्ली श्रेष्ठता में विश्वास करती है, यह क्षेत्रीय विस्तार में विश्वास रखता है, तानाशाही, सैन्यवाद, शांतिवाद विरोधी, कट्टर राष्ट्रवादी, साम्यवादी विचारधारा का विरोध तथा लोकतंत्र विरोधी विचारधारा थी। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 तक का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।